ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो सब? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब? बढ़िया। अच्छा सर। यस सर। अच्छा, कल हमने कॉन्सेप्ट किया था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, ठीक है ना? गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, उसकी इलिस्ट्रेशंस हम सब कर चुके थे। अब पेज नंबर 92 के ऊपर एक क्वेश्चन है डू इट योरसेल्फ का। डू इट योरसेल्फ का। हालांकि ये क्वेश्चन कल मैं आप लोगों को होमवर्क में देने वाला था, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम क्या हुई, क्यों नहीं दिया मैंने? क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा नहीं था कि भाई ये क्वेश्चन करेक्ट है, इस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक तो नहीं है, बस वो ही चेक करना था मुझे। और जब मैंने बाद में चेक किया तो देयर वॉज अ मिस्टेक इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी, क्वेश्चन में एक मिस्टेक थी। तो आओ वो मिस्टेक मैं आपको करेक्ट करा देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आप ही करोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन वैसा नहीं है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम आए, इजीली हो जाएगा आपका। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, जहाँ करेक्शन होगा मैं आपको बता दूंगा। कविता एंड ललित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट। सर कौन सा पढ़ रहे हो? डू इट योर सेल्फ ऑन पेज नंबर 92, टॉप ऑफ द पेज। कविता एंड ललित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। दे डिसाइड टू एडमिट मोहन विद शेयर, लिखा है ना? अब मोहन का शेयर क्या है ये नहीं बता रखा, कितने शेयर के लिए मोहन आया है फर्म में, यस और नो? यस सर। तो वहां पे लिखो दे डिसाइड टू एडमिट मोहन विद 1/4, विद 1/4 यानी 25% शेयर इन द प्रॉफिट्स with a guaranteed amount of rupees 25,000। मोहन को गारंटेड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है 25,000 की। बोथ कविता एंड ललिता, अब ललित को ललिता बना दिया उन्होंने, तो या तो ललिता रख लो या ललित रख लो, एक रख लो भाई, एक रख लो, ठीक है ना? यस सर। या तो ललिता रख लो या ललित रख लो, जो भी आपको नाम पसंद हो वो रख लो। तो बोथ कविता एंड ललिता अंडरटेक टू मीट द लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ गारंटीड अमाउंट टू मोहन इन दियर रेस्पेक्टिव प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कविता और ललित का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:1, 2:1 जो फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ललित को, ये मोहन को जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी गई है 25,000 की, इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी in this minimum share of profit to the Mohan, then that deficiency will be borne by Kavita and Lalit in the ratio of 2:1। बोलो बात समझ में आ रही है ना? Yes. यस सर। The profit sharing ratio between Kavita and Lalit doesn't change, यानी 1/4 मोहन को देने के बाद जो बैलेंस 3/4 प्रॉफिट बचेगा वो कविता और ललित 2:1 के रेशो में ही बांटेंगे। तो 3 से 3 कट जाएगा, न्यू रेशो क्या हो जाएगा? 2/4, 1/4, 1/4। ये आ गया आपका कविता का, ये आ गया हमारा ललित का, और ये मोहन का तो है ही। बोलो Yes, न्यू sir. पीएसआर, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें पहला कॉन्सेप्ट यही आएगा, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन उससे पहले इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स मिसिंग हैं और आपके सिलेबस में हैं, पहले वो पढ़ेंगे हम, पहले वो पढ़ेंगे। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन कविता एंड ललित डजंट चेंज। द फर्म अर्नड प्रॉफिट्स ऑफ ₹76,000 फॉर द ईयर 6-7। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग्स द पार्टनर्स। बोलो कर लोगे क्या? यस सर। सॉल्यूशन बता दूं? फाइनल आंसर क्या आएगा बता दूं? यस सर। फाइनल आंसर आएगा कविता को फाइनल प्रॉफिट मिलेगा। वैसे तो उसका आता 38,000, लेकिन 4,000 वो डेफिशिएंसी में पार्टिसिपेट करेगी तो उसको मिलेगा फाइनल प्रॉफिट 34,000। मैंने ललित नाम रखा है, ललिता नहीं रखा। ललित कई जगह लिखा हुआ है जबकि ललिता केवल एक ही जगह लिखा हुआ है, तो बेटर एक ही जगह करेक्शन कर लें। ललित का
जो एक्चुअल प्रॉफिट आता है वो आता है 19,000 अकॉर्डिंग टू द PSR एंड ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। लेकिन 2000 ये डेफिशिएंसी में पार्टिसिपेट करेगा। ललित को फाइनली मिलेंगे 17,000, ललित को फाइनली मिलेंगे 17,000। और मोहन, इसको वैसे तो मिलते हैं 19,000, लेकिन 4,000 कविता से मिलेंगे डेफिशिएंसी के और 2,000 ललित से मिलेंगे। टोटल इसका हो जाएगा 25,000। लिख लो अपना सॉल्यूशन, इससे मैच कर लेना और ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए होमवर्क के अंदर। ये आपका डू इट योर सेल्फ का आंसर है, क्वेश्चन का आंसर है। डू इट योर सेल्फ क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट में से एग्जाम में क्वेश्चन आने के हाई चांसेस होते हैं, हाई चांसेस। कॉन्सेप्ट इज पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स। देखो आपने 11th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पढ़ा था ना? Yes, sir. उसमें आपने रेक्टिफिकेशन की 3 स्टेजेस पढ़ी थी। पहली स्टेज थी रेक्टिफिकेशन बिफोर rectification before preparation of trial balance, rectification before the preparation of trial balance पढ़ा था ये? अरे जवाब तो दे दो। Yes, sir. सेकंड पढ़ा था आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, after the preparation of trial balance, after the preparation of trial balance, but before preparing, बोलो, फाइनल अकाउंट्स, बोलो, पढ़ा था? Yes, sir. एक चीज और थी, वो था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। in the next financial year, ये आप लोगों ने शायद नहीं पढ़ा था। ये आपका पढ़ा हुआ है, ये नहीं पढ़ा हुआ, ये आपके सिलेबस में नहीं था। और पास्ट एडजस्टमेंट्स में यही काम आएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड इवन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स कब बनते हैं? ईयर एंड में। हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, यानी आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। एक आपने पढ़ा था रेक्टिफिकेशन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बना नहीं अभी और आपको रेक्टिफिकेशन करना था। तो जो सिंगल साइडेड एरर होती थी, एक तो थी सिंगल साइडेड एरर और एक होती थी डबल साइडेड एरर्स। तो सिंगल साइडेड एरर्स के लिए तो उस पर्टिकुलर अकाउंट में एप्रोप्रिएट साइड पे जाके आप एक सिंगल स्टेटमेंट लिख के और अमाउंट लिख के रेक्टिफिकेशन कर देते थे। और जो डबल साइडेड एरर्स होती थी उनके रेक्टिफिकेशन के लिए आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करते थे जिसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं आता था, क्योंकि ट्रायल बैलेंस बना ही नहीं था। अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो सस्पेंस अकाउंट कैसे आ जाएगा? बात आ रही है समझ में? Yes, sir.
अगर बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन हो रहा है वन साइडेड एरर्स का, तो फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास नहीं होती थी। उस केस के अंदर जिस अकाउंट में, जिस लेजर अकाउंट में मिस्टेक थी, उस लेजर अकाउंट में एप्रोप्रिएट साइड पे जाके आप एक सिंपल स्टेटमेंट लिखते थे पर्टिकुलर्स कॉलम में, और अमाउंट कॉलम में एप्रोप्रिएट अमाउंट लिख के उस रेक्टिफिकेशन को ठीक कर देते थे। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस बन गया है लेकिन बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स है, वन साइडेड एरर की बात कर रहा हूँ, टू साइडेड एरर के केस में तो हर केस में जर्नल एंट्री पास होगी ही, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी ही। सिंगल साइडेड एरर की बात कर रहा हूं। जब सिंगल साइडेड एरर हो और रेक्टिफिकेशन हो रहा है आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, उस केस के अंदर ट्रायल बैलेंस में फिर हमारा सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता था, और फिर सिंगल साइडेड एरर को रेक्टिफाई करने के लिए भी रेक्टिफिकेशन जर्नल एंट्री आप पास करते थे यूजिंग सस्पेंस अकाउंट, यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। याद आ रही है वो बातें बचपन की? Yes, sir. Yes, sir. थर्ड पॉइंट था जो आपके सिलेबस में था ही नहीं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आ गए हैं, पिछले साल जो गलतियां कराए उनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, बस वो ही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे पास्ट एडजस्टमेंट्स में। तो पास्ट एडजस्टमेंट का सर कॉन्सेप्ट क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट में ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई फाइनेंशियल ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट्स बना रहे होते हैं पार्टनरशिप फर्म के, लाइक ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड बैलेंस शीट, तो कई बार ये होता है कि कुछ आइटम हम ऑमिट कर जाते हैं। जैसे आईओसी पार्टनर्स को देना भूल गए, आईओसी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम was omitted to be allowed to the partners, and without allowing IOC हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के अंदर। गलती हो गई, गलती हो गई। Yes. जो प्रॉफिट का हिस्सा आईओसी के नाम से पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, ए बी और सी को मिलना चाहिए था, वो प्रॉफिट का हिस्सा मान लो ए बी और सी का तीनों का, इसका मान लो आता है आईओसी 12,000, इसका आता है 10,000 और इसका आता है 8,000, तो टोटल आईओसी कितना हो गया? 12 और 8 20 और 10 30,000 टोटल आईओसी हो गया। मुझे बताओ ये जो प्रॉफिट का 30,000 वाला पार्ट था जो पार्टनर्स को आईओसी के नाम से मिलना चाहिए था, अब ये पार्टनर्स को कैसे चला गया होगा? ये 30,000 पार्टनर्स में पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा ना? Yes, Yes, sir. यस और नो? ये जो प्रॉफिट है जो आईओसी के नाम से पार्टनर्स को मिलना चाहिए था, ये पीएसआर में, मान लो अब इनका पीएसआर है 3:2:1, तो 6 से डिवाइड करोगे, 6 पंजे 30, 5,000 आया, 5 दिया 15,000, तो ए को मिला, बी को कितना मिला? 10,000, और सी को कितना मिला? 5,000, हो गए 30,000। अब देखो ए को मिलने चाहिए थे 12,000, मिले कितने? 15,000। हुई ना गलती? हुई ना Yes. गलती? बी को मिलने चाहिए थे 10,000, उसको 10 ही मिले, बी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ये तो हैप्पी है, ये तो हैप्पी है। बताओ ए भी हैप्पी होगा ना? गलती होगी लेकिन इस गलती से इसको फायदा हो गया। लेकिन सी का हाल देखो बेचारे का, 8,000 मिलने चाहिए थे, मिले 5,000, तो सी आंसू बहाएगा नहीं बहाएगा? बहाएगा। सी आंसू बहा रहा है, लेकिन कि क्या ये रो के बैठ जाएगा क्या? नो, सी कहेगा भैया आईओसी तो दिया नहीं, सीधा प्रॉफिट बांट दिया, चलो रेक्टिफिकेशन करो इसका। आंसू क्या बहाना है? रेक्टिफिकेशन कराएगा, वो रेक्टिफिकेशन कराएगा। सर और क्या हो सकता है? कई बार ये होता है कि हम आईओडी चार्ज करना भूल जाते हैं, सैलरी देना भूल गए, ये हमने ओमिशन कर दिए, ठीक है। कई बार ये होता है कि आईओसी देना था 6% पर एनम के अकॉर्डिंग, जबकि दे दिया 9% पर एनम के अकॉर्डिंग, या आईओडी चार्ज करना था 5% पर एनम के अकॉर्डिंग, जबकि चार्ज कर दिया 3% पर एनम के अकॉर्डिंग, 3% पर एनम के अकॉर्डिंग। तो इन चीजों को हम क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब रेक्टिफिकेशन करने के दो मेथड हैं, दो मेथड हैं। सर ये कॉन्सेप्ट इजी है या टफ है? इजी है या टफ है? बेटा बहुत इजी है अगर अपना कॉमन सेंस यूज करोगे तो। कॉमन सेंस वाला कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। दो मेथड हैं रेक्टिफिकेशन के। एक तो है बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। यहां पर इस केस के अंदर फॉर ईच एरर a separate entry will be passed. A separate entry will be passed using profit and loss adjustment account। ठीक है, समझ में आ गई बात। हर एरर के लिए, मान लो क्वेश्चन में 3 से 4 एरर गिवन है, तो हर एरर के लिए एक सेपरेट रेक्टिफिकेशन एंट्री हम पास करेंगे यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। क्लियर है बात? यस Yes, sir. सर Yes. P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कहाँ यूज होगा? ध्यान से सुन लेना। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट उस जगह आएगा जहां पर लास्ट ईयर आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट आना चाहिए था। यानी मान लो आपको IOC देना था, तो IOC अकाउंट डेबिट करना था ना, आपने IOC दिया ही नहीं। अब आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में रेक्टिफिकेशन कर रहे हो, तो क्या हम IOC अकाउंट डेबिट कर सकते हैं क्या नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में? आंसर इज नो। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हम IOC अकाउंट डेबिट नहीं करेंगे, हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अगर एरर आपने कमिट की है पर्सनल या रियल अकाउंट्स के अंदर, तो वो एज इट इज उस पर्सनल या रियल अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर दो, जो उनकी अप्रोप्रिएट साइड में लिखना चाहिए था उन साइड्स में लिख दो। लेकिन अगर एरर आपने कमिट की है नॉमिनल अकाउंट्स के अंदर, जैसे IOC हो गया, IOD हो गया, सैलरी टू पार्टनर हो गया, ये एक्सपेंस एंड इनकम्स अकाउंट है ना। नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू द एक्सपेंसेस एंड इनकम्स ना, याद है या नहीं है ये? तो अगर आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट आ रहा है जिसमें आपने एरर कमिट की है, तो वहां पर फिर नॉमिनल अकाउंट की जगह क्या लिखोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर डेबिट होना था वो नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट करोगे P&L एडजस्टमेंट, और क्रेडिट करना था नॉमिनल अकाउंट, तो क्रेडिट करोगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। आई होप समझ में आ गया होगा। आ गया क्या? Yes, sir. हाँ Yes, सर sir. आ गया, हमें आ गया। सेकंड पॉइंट है, यानी सेकंड मेथड है बाय पासिंग a single adjustment entry, a single adjustment entry, by passing a single adjustment entry। ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री सारी एरर्स का इफेक्ट अपने में इनकॉर्पोरेट कर लेगी। यानी मान लो आपने 3-4 एरर्स की हैं, उनको रेक्टिफाई करना है, तो इस सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके हम उन सारी एरर्स को रेक्टिफाई कर देंगे। यानी ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री उन सब एरर्स की रेक्टिफिकेशन को क्या कर लेगी? इनकॉर्पोरेट कर लेगी अपने आप में। बात समझ में आ गई? इस मेथड में अगर आपको कहता है बाय प्रिपेयरिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, तो रेडी हो जाओ एक से ज्यादा एंट्री पास करने के लिए। नो डाउट कम से कम 2 एंट्री तो पास होंगी, लेकिन यहां पर केवल सिंगल एंट्री पास होगी बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। अगर वो कह रहा है कि रेक्टिफाई द एरर्स which had been committed in the last financial year by passing a single adjustment entry, लिखा है, entries नहीं लिखा, entry लिखा है, by passing a single entry। तो फिर आप कौन से मेथड पूछा जा रहा है आपसे? ये वाला मेथड, सेकंड मेथड। और अगर वो कह रहा है बाय प्रिपेयरिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, या क्वेश्चन में वो कह रहा है रेक्टिफाई द अबव एरर्स बाय पासिंग suitable rectification entries, एंट्रीज लिख दिया, यानी इस मेथड की बात कर रहा है। बोलो, बात समझ में आ गई? Yes. सर कॉन्सेप्ट तो समझाओ, कॉन्सेप्ट में क्या है? बस यही कॉन्सेप्ट था, इसका थ्योरेटिकल और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे वहां पे हमने पढ़ा था गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर, डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे वहीं से समझ में आएगा। हाँ, इतना मैं बता सकता हूँ, इस मेथड में जहां पर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होती है, हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। हम एक टेबल बनाएंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट।
टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। हम एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से हमें पता लगेगा कि नेट इफेक्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन क्या है, और उस नेट इफेक्ट के बेसिस पे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा। Yes, sir. Yes, sir. आओ हम बुक में से पढ़ें। Sometimes a few omissions or errors in the recording of transactions or the preparation of summary statements are found after the final accounts have been prepared and the profits distributed among the partners। सब कुछ हो चुका, फाइनल अकाउंट्स बन चुके, प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो चुके, उसके बाद हमें पता लगता है कि कुछ ओमिशंस या एरर्स हो गई हैं, The omission may be in respect of IOC, IOD, interest on partner's loan, partner's salary, partner's commission, or outstanding expenses. There may also be some changes in the provisions of partnership deed or system of accounting having impact with retrospective effect. रिट्रोस्पेक्टिव यानी होता है पास्ट से, वो कहता है पिछले मान लो 3 पार्टनर्स हैं X, Y, Z, इनके लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट इस रेशो में बटे 3:2:1। अब अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि नाउ these 3 partners have decided to share their profits in the ratio of 1:1:1, वो अपना PSR चेंज करना चाहते हैं, और ये जो चेंज इन PSR का इफेक्ट है वो रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट लाना चाहते हैं फ्रॉम द लास्ट 3 इयर्स, यानी पिछले 3 साल के जो प्रॉफिट 3:2:1 में बट गए वो इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं 1:1:1 में। बोलो बात आ रही है समझ में? आपने पिछले 3 साल के प्रॉफिट किस रेशो में बांट दिए? 3:2:1 में। हम किस रेशो में अब हमें बांटना है? 1:1:1 में। तो इसके लिए क्या हम रेक्टिफिकेशन करेंगे, बाय दिस मेथड या बाय दिस मेथड, ये हम इस कॉन्सेप्ट में करेंगे। समझ में आ गया? Yes, sir. तो रिट्रोस्पेक्टिव यानी होता है पहले के प्रभाव से, पूर्व प्रभाव से, रिट्रोस्पेक्टिवली यानी विद इमीडिएट इफेक्ट फ्रॉम द पास्ट। ऐसा नहीं होगा कि 1:1:1 जिस डेट पे इन्होंने फाइनल किया, मान लो 1 अप्रैल 19 को फाइनल किया, तो अगर वो कहते हैं कि 1 अप्रैल 19 से PSR ये होगा, तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। पहले के जो प्रॉफिट्स थे वो 3:2:1 में बटे रहेंगे। ये तो कह रहे हैं इस डेट से PSR ये होगा। लेकिन अगर ये कहें कि आप खड़े हो 1 अप्रैल 19 को और ये कहें कि 1 अप्रैल 16 से ही ये PSR लगाना है 1:1:1, तो 16, 17, 17, 18 और 18, 19 3 साल के प्रॉफिट जो 3:2:1 के रेशो में बट गए, उनको आप 1:1:1 में रिट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट से कन्वर्ट करना पड़ेगा। आई होप बात समझ में आ गई होगी। Yes, sir. Yes, sir. All these acts of omission and commission need adjustments for correction of their impact. Instead of altering old accounts, अब ऐसा नहीं होगा कि पिछले सालों में जाके उनके अकाउंट्स के अंदर चेंजेस करेंगे। No. Instead of altering old accounts, now we have to pass a single adjustment entry to rectify such errors. तो instead of altering यानी changing old accounts, necessary adjustments can be made either through P&L adjustment account, first method, ठीक है ना, and or B directly in the capital accounts of the concerned partners, या उनके कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द कंसर्न्ड पार्टनर्स में। जरूरी नहीं है कैपिटल अकाउंट में, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है तो करंट अकाउंट के बेसिस पे रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल अकाउंट में तो 4 ही आइटम आ सकते हैं फिक्स मेथड में, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब एक एग्जाम्पल हमें दिया हुआ है बुक में, इस एग्जाम्पल से आपको चीजें समझ में आएंगी। बेटा ये जो कॉन्सेप्ट है, जितने ज्यादा इसके ऊपर क्वेश्चंस करोगे उतना ये कॉन्सेप्ट
आपके लिए इजी बनता जाएगा। और मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि इस बुक के अंदर मैं कोई बुक की कमी नहीं बता रहा हूँ, इस बुक के अंदर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कम है। मुझे डर वो लगता है, कॉन्सेप्ट हम एक बार समझते हैं, 2 बार समझ लो, 3 बार समझ लो, लेकिन कॉन्सेप्ट में महारत हमें तभी मिलती है, परफेक्शन तभी आता है जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं। मिस्टर एक्स खड़ा है, मिस्टर वाई भी खड़ा है, मिस्टर वाई को कार चलानी आती है, मिस्टर एक्स को कहता है अच्छा ऐसे स्टीयरिंग को कंट्रोल करते हैं, ऐसे स्पीड करते हैं, यहाँ पे ये ब्रेक लगा हुआ है। तो कॉन्सेप्ट तो समझा दिया मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को, यस और नो? कॉन्सेप्ट तो समझा दिया कि भाई ये स्पीड का है, ये ब्रेक है, स्टीयरिंग ऐसे कंट्रोल करना है, राइट साइड मुड़ना है तो स्टीयरिंग ऐसे घुमा देना, और लेफ्ट मुड़ना है तो स्टीयरिंग ऐसे घुमा देना। क्या मिस्टर एक्स को कार चलानी आ गई? कॉन्सेप्ट कब आएगी चलानी? जब वो प्रैक्टिस करेगा। तो हमारा जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, यहाँ पर जितने तुम डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करोगे, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे, उतना ही तुम्हें परफेक्शन मिलेगा। कहने का मतलब ये है। और स्पेसिफिकली इस टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत कम हैं। पास्ट एडजस्टमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, पास्ट एडजस्टमेंट। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे पास मटेरियल नहीं हो तो मुझे बता देना, मैं PDF बना के सेंड कर दूंगा, तुम प्रैक्टिस कर लेना उन क्वेश्चंस की। रमीज एंड जहीर आर इक्वल पार्टनर्स। एक पार्टनर है रमीज और एक है जहीर, आर इक्वल पार्टनर्स 1:1। Their capital as on April 1st, 2015 were rupees 50,000 and 1 lakh। ये है उनकी कैपिटल, After the accounts for the financial year ending March 31st, 2016 have been prepared। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 के अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। वो कह रहा है अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है ना। It is discovered that interest at the rate of 6% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to the partner's capital account before distribution of profit। IOC देना था पार्टनर्स को at the rate of 6% per annum, और ये आप स्किप कर गए और विदाउट गिविंग या विदाउट अलाउिंग IOC टू द पार्टनर्स हमने प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स के अंदर। प्रॉफिट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, अमंग द पार्टनर्स। बोलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है अब तक? यस सर। IOC हमने नहीं दिया और प्रॉफिट बांट दिए। प्रॉफिट किस रेशो में बटे होंगे? 1:1। यस। अब इनका IOC कैलकुलेट कर लो। 6% पर एनम से रमीज का IOC कितना हो गया? 500 × 6 3,000 रुपए IOC। इसका हो गया 3,000 रुपए और इसका हो गया 6,000 रुपए। 1 लाख का 6% 6,000 रुपए। ओपनिंग कैपिटल हमें गिवन थी, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा था, तो मैंने 50,000 का 6% और 1 लाख का 6%। 50,000 का 3,000 आ रहा है तो 1 लाख का तो डबल ही आएगा। कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, कॉमन सेंस, ठीक है ना। इन दिस केस द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वर्क्स आउट टू बी ₹3,000 फॉर रमीज एंड ₹6,000 फॉर जहीर। मुझे बताओ, अगर IOC दिया गया होता, जो आपने स्किप कर दिया और प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, तो मुझे बताओ ये 3,000 + 6,000 यानी जो 9,000 है, ये IOC के नाम से 3,000 रमीज को और 6,000 जहीर को मिलते या नहीं मिलते? यस सर। हाँ सर, अगर दिया गया होता तो 3,000 रमीज को मिलते और 6,000 जहीर को मिलते। IOC स्किप कर दिया तो ये जो 9,000 IOC का था ये प्रॉफिट्स में इंक्लूड हो गए ना? यस सर। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1, यानी अब रमीज को मिल गया 4,500 और जहीर को मिल गया 4,500। यस सर। बोलो किसको नुकसान हुआ? जहीर को नुकसान हो गया। अरे वेरी गुड, जहीर को नुकसान हो गया सर। तो भाई
क्या जहीर ये नुकसान चुपचाप सहन कर लेगा या वो आवाज उठाएगा? आवाज उठाएगा सर, आवाज उठाएगा। तो आवाज उठाएगा तो अब इसका रेक्टिफिकेशन जब हम करेंगे, क्योंकि देखो कैपिटल अकाउंट फिक्स होने की बात लिखी है क्या? नो सर, कैपिटल अकाउंट तो फिक्स होने की बात नहीं लिखी। तो अगर फिक्स होने की बात नहीं लिखी कैपिटल अकाउंट, तो अगर सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू इसका रेक्टिफिकेशन करना है तो कैसे करेंगे? रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। रमीज को फायदा हुआ था ना, तो रमीज का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो। कितने से? 1500 रुपीज से, वो से ज्यादा मिल गए। यस और Yes, sir. जहीर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दो टू जहीर कैपिटल अकाउंट 1500 रुपीज। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन। कौन से मेथड से? सेकंड मेथड से। ये हो गया आपका रेक्टिफिकेशन सेकंड मेथड से, यानी व्हेन सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज टू बी पास्ड। ठीक है ना, ये हो गया। सर आपने बोला था कि यहां पर एक टेबल बनती है, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट। हाँ सर, बना के दिखाऊं ना? चलो, टेबल शोइंग द एडजस्टमेंट। ये है आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये है हमारा रमीज, ये है जहीर, और ये है टोटल रुपीज रुपीज रुपीज। ध्यान रखना, ये जो टोटल कॉलम है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्म को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? फर्म को। और मैं तुम्हें दूसरे वे में बोलूं, इन अदर वर्ड्स, ये रिप्रेजेंट करता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। याद रहेगा क्या? ये टोटल कॉलम रिप्रेजेंट्स द फर्म और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन कभी भी यहाँ पे ये मत लिखने ना फर्म, या कभी भी यहाँ पे ये मत लिख देना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नो, लिखोगे टोटल ही, लिखोगे टोटल ही, लेकिन ये फर्म या फर्म के पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आ गई बात? यस अच्छा चलो अब क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना के ही आप वो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे। डायरेक्ट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपने डायरेक्ट सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी, क्वेश्चन बिल्कुल सही था आपका, एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल सही थी, तो भी 4 में से केवल आपको 1 नंबर मिलेगा। 3 नंबर तो इसके हैं, 3 नंबर तो इसके हैं। देखो कैसे करेंगे। आपने आईओसी नहीं दिया था, तो आप लिखोगे आईओसी at the rate of 6% omitted earlier, now allowed, now allowed। अलाउ करेंगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा ना, बोलो। अलाउ करेंगे तो पार्टनर्स को क्रेडिट होगा ना। 3000 रमीज को और 6000 जहीर को। रमीज को 3000 क्रेडिट दिया और जहीर को 6000 डेबिट दिया, तो बताओ टोटल 9000 आया। ये फर्म को डेबिट हो गया ना सर? 6% पर एनम था ना सर? हाँ बेटा, 6% पर एनम था। आपने 6% ही लिखा है। अच्छा सॉरी, 6% पर एनम ओमिटेड अर्लियर, नाउ अलाउड टू द पार्टनर्स। तो मुझे बताओ रमीज को 3000 मिले, क्रेडिट होगा रमीज, जहीर 6000 से क्रेडिट होगा, और फर्म यानी टोटल कॉलम में मैंने लिख दिया 9000। यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ फर्म को तो डेबिट मिलेगा, तभी तो उनको क्रेडिट मिलेगा। एज पर डबल एंट्री सिस्टम एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज अ डेबिट। पढ़ा था तुमने 11th क्लास में। यस अब फर्म के पास क्या है? अब फर्म को हो गया लॉस 9000 का। लास्ट ईयर जब आईओसी नहीं दिया था 9000 रुपए, तो फर्म के प्रॉफिट बढ़ गए थे 9000 से। अब नेक्स्ट ईयर में, अगले साल जब हम रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, हमने इनको आईओसी अलाउ कर दिया, तो सेम अमाउंट से फर्म को लॉस हो गया ना 9000 का। यस तो अब लिखोगे आप लॉस ऑफ रुपीज 9000
लॉस ऑफ रुपीज 9,000। सर 9,000 लॉस कहाँ है? ये रहा लॉस, इस 9,000 की बात कर रहा हूं। लॉस ऑफ रुपीज 9,000 डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज क्या है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? 1:1। तो अगर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो पार्टनर्स को डेबिट मिलेगा 4,500 और फर्म को क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? बोलो। यस। अब ये आ गया तुम्हारा नेट इफेक्ट, इसको बोलोगे नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट क्या आया? ये तो नील हो गया तो डैश लगा दिया। डैश मतलब नील होता है, बता रखा है मैंने आप लोगों को। 6,000 क्रेडिट जहीर, 4,500 डेबिट, तो नेट क्रेडिट कितना? 1,500 रुपए क्रेडिट। यस। और 4,500 डेबिट, 3,000 क्रेडिट, तो नेट इफेक्ट कितना? 1,500 रुपए डेबिट। बोलो समझ में आ गया? एंट्री हमने क्या पास की थी? हमने एंट्री क्या पास की थी? रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए, सॉरी रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,500 रुपए टू जहीर कैपिटल अकाउंट 1,500 रुपए। यही एंट्री पास की थी ना हमने? यस। ये देख लो एंट्री। Yes. ये रही एंट्री तुम्हारी। आ गया समझ में? बोलो। यस सर। अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करते हैं। सेकंड मेथड यानी P&L एडजस्टमेंट वाला, जहां पर रेक्टिफिकेशन एंट्रीज हम पास करेंगे। जहां पे हम क्या पास करेंगे? रेक्टिफिकेशन एंट्रीज। उससे हम कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को? अब हम वो करते हैं। देखो कैसे करेंगे। लास्ट ईयर हमने आईओसी नहीं दिया था ना? Yes, sir. इस साल दे दो। या फिर ऐसा करो, आईओसी नहीं दिया था तो 9,000 रुपीज पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए थे उनके पीएसआर में। यस और नो? Yes, तो sir. जो प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट हो गए पार्टनर्स में उनके पीएसआर में, वो उनसे रिटर्न बैक करो। रिटर्न बैक करेंगे, अगर रिटर्न बैक करेंगे तो एंट्री क्या पास करोगे? रमीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों कर रहे हो? अरे प्रॉफिट वापस लूंगा तो डेबिट ही तो करूंगा। 4,500 जहीर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,500 रुपीज टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 9,000 रुपीज। बोलो एंट्री समझ में आई? यस सर। अब फर्म के पास वो 9,000 रुपीज आ गए जो फर्म को आईओसी के तौर पर देने चाहिए थे पार्टनर्स को। ये बांट दो आप आईओसी के तौर पे। तो अब एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 9,000 रुपीज टू रमीज कैपिटल अकाउंट 3,000 और टू जहीर कैपिटल अकाउंट। सर ये जहीर खान है क्या? पता नहीं बेटा कौन है। टू जहीर कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज हो गया करेक्शन? करेक्शन? अब नेट इफेक्ट देखना चाहो तो देखो बेटा, P&L क्रेडिट हुआ सेम अमाउंट से, P&L डेबिट हुआ, तो ये तो खत्म हो गया। इसको हटा दूं? यस सर। अब देखो, रमीज डेबिट हुआ 4,500 से, क्रेडिट हुआ 3,000 से, नेट डेबिट कितने से हुआ? 1,500 रुपए से। यस सर। और जहीर डेबिट हुआ 4,500 से, क्रेडिट हुआ 6,000 से, नेट क्रेडिट कितने से हुआ? 1,500 से। बोलो समझ में आ गया क्या? यस सर। Yes, sir. बस बेटा यही कॉन्सेप्ट है।
आपको दोनों मेथड से उसने समझा दिया, दोनों मेथड से समझा दिया। पेज नंबर 93 के ऊपर जो टेबल बनी हुई है, पेज नंबर 93 पे टेबल बनी हुई है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इसमें आप ध्यान रखना, यहां पर एक टोटल कॉलम बना लेना, टोटल कॉलम। इन्होंने बनाया नहीं है, आप ये प्रैक्टिस में डालोगे, टोटल कॉलम हमेशा बनाओगे पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में, हमेशा बनाओगे। सर नंबर तो नहीं कट जाएंगे ना एग्जाम में? अरे कट जाएं तो मेरे पास आ जाना, मैं बढ़वा दूंगा, सवाल ही नहीं पैदा होता कटने का। आप कोई क्वेश्चन गलत थोड़ी नहीं कर रहे हो, फॉर्मेट थोड़ी ना बदल रहे हो क्वेश्चन का करने का, वही तो टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बना रहे हो। एक कॉलम बना दिया तो टोटल कॉलम किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्म को या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को? तो आपको लिखना टोटल ही है, बस ध्यान रखना वहां पर फर्म या P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं लिखोगे, ये चीज का ध्यान रखना। अब इसमें क्या करोगे, देखो इसने लिखा है अमाउंट विच शुड हैव बीन क्रेडिटेड एज IOC, यानी अमाउंट जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, 3000 और 6000 क्रेडिट कर दिया तो टोटल में क्या होगा? डेबिट, और डेबिट क्या होगा? 9000 रुपए। क्लियर ना? ये लिखना है आपको, ये लिखना है वहां पे टोटल कॉलम बना के। जहीर के जस्ट सामने इस, अरे यार इसको ऐसे आगे बढ़ा लो, यहां पे लिखो टोटल, और फिर नीचे थोड़ा सा यहीं पे लिख लो रुपीज, और फिर यहाँ पे 9000, ये हो गया आपका डेबिट। और फिर नेक्स्ट लाइन है सेकंड नंबर पॉइंट, अमाउंट एक्चुअली क्रेडिटेड बाय वे ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ₹9000 डिवाइडेड इक्वली, 4500 डेबिट कर दिया, 9000 फर्म को क्रेडिट हो गए। यस और नो? तो अब नीचे जो है कॉलम, इसको एक्सटेंड कर लो और यहाँ पे लगा दो डैश, यहाँ पर लगा दो डैश। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर इसने ये क्या लिखा है रमीज के कॉलम में, लास्ट में जाके ब्रैकेट में एक्सेस और ब्रैकेट में शॉर्ट लिखा है, उसको भूल जाओ, वो तुम्हें एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सर एक बार तो हमें समझा दो, हम कंफ्यूज नहीं होंगे। समझ लो, समझ लो भाई, रमीज को मिलने चाहिए थे 3000 रुपए, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. मिले कितने उसको? 4500 रुपए, तो वो Yes, एक्सेस ले गया ना 1500 रुपए, Yes, sir. तो वो एक्सेस उसको डेबिट करेंगे, वो एक्सेस उसको डेबिट करेंगे। और जहीर की बात करें तो जहीर को मिलने चाहिए थे 6000 रुपीज, 6000 रुपीज, मिले कितने उसको? 4500 रुपीज मिले उसको, कितने? 4500 रुपीज बाय वे ऑफ प्रॉफिट, तो उसको शॉर्ट अमाउंट मिला ना 1500 रुपीज। Yes, sir. ये है मीनिंग ऑफ एक्सेस और शॉर्ट, दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्सेस और शॉर्ट। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Yes, sir. Yes. लेकिन Yes. ध्यान रखना, ये एक्सेस और शॉर्ट मत लिखना, मत लिखना। तुम प्रैक्टिस भी करते हो ना तो भी मत लिखना इस चीज को। क्यों? इसमें कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो मात खा जाएगा, वो गलत लिख देगा, तुम्हें लिखने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें जैसे मैंने बताया था कि हमने टेबल बनाई थी, हमने टेबल बनाई थी, और यहां पे मैंने लिखा था नेट इफेक्ट, यस और नो? Yes, sir. जो एक्सेसिव, आप ऊपर यहाँ पे एक डेबिट का कॉलम था, एक क्रेडिट का था। अगर मान लो डेबिट मिला है पार्टनर को 10,000, क्रेडिट मिला है 6,000, तो नेट डेबिट मिलेगा उसको 4,000 रुपए। 4,000 के साथ बस ब्रैकेट में डेबिट लिख दो, दैट्स ऑल। यहाँ पे आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है कि इसको पहले एक्सेसिव अमाउंट मिल गया या पहले इसको शॉर्ट अमाउंट मिला, वो लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट्स होंगे और कोई भी बात नहीं होगी। आई होप बात समझ में आ गई होगी। Yes. Yes, sir. 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट का टाइम है। चाहो तो ऐसा करते हैं, अभी मैं तुम्हें करेक्शन करा देता हूँ रिमेनिंग पार्ट के, और फिर एक हमारा इलिस्ट्रेशन नंबर 14 बचेगा, और डू इट योरसेल्फ के 3 क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट पेज एंड चैप्टर विल बी ओवर, चैप्टर विल बी ओवर। तो मैं करेक्शंस आज करा देता हूँ, मंडे हम इन 4 क्वेश्चंस को करके इस चैप्टर को खत्म करेंगे। बोलो ठीक है ना? Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो
देखो यहां पर इलिस्ट्रेशन नंबर 14 पढ़ते हैं, नुसरत, सोनू एंड हिमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 10% पर एनम लिखा है ना? यस सर। Yes, sir. आप क्वेश्चन में से पर एनम वर्डिंग्स हटा दो, हटा दो। डिस्कस हम करेंगे मंडे को कि ये पर एनम मैंने क्यों हटवाए, मंडे को डिस्कस करेंगे। पर एनम काट दो बेटा, सॉल्यूशन उसके हिसाब से ही है, 10% के हिसाब से है, 10% पर एनम के हिसाब से नहीं है सॉल्यूशन। क्लियर है? यस Yes, सर। नेक्स्ट पेज के ऊपर आ जाओ, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पे एक तो आप यहां पर जो टोटल कॉलम है यहां पे लिखो रुपीस का साइन, रुपीस का साइन नहीं लगा रखा। और मुझे बताओ ये 4500 तो क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो ये नील हो गया ना, तो डैश लगाओ इस कॉलम में। लगा लिया? यस सर। Yes, sir. उसके बाद अगर आप ये देखोगे ना रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट वाला कॉलम, तो तीनों को क्रेडिट लिख दिया इसने, तीनों को क्रेडिट लिख दिया। लिखा या नहीं लिखा? तीनों को क्रेडिट लिखा हुआ है। यस सर। तो भाई साहब Yes, डेबिट किसको करोगे? तीनों को क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसको करोगे? ये जो एक्सेस वाले हैं सोनू और हिमेश के कॉलम में लास्ट में एक्सेस लिखा हुआ है ना, ये क्रेडिट नहीं Yes. होंगे, ये डेबिट होंगे, ये डेबिट होंगे, ये क्रेडिट नहीं होंगे। सोनू और हिमेश डेबिट होंगे बाय ₹150 एंड ₹100 रेस्पेक्टिवली, और क्रेडिट होगी नुसरत ₹250 से। क्लियर? Yes, sir. यस सर। अब आ जाओ क्वेश्चन डू इट योर सेल्फ पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लीला, मीरा एंड नेहा आर पार्टनर्स and have omitted interest on capital at the rate of 9% per annum for 3 years ended March 31st। ईयर कौन सा लिखा है? 2013 ना? यस सर। Yes, sir. उसको 2016 कर लो, उसको 2016 कर लो। कर लिया बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो बेटा आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये हम करेंगे मंडे को, एंड दिस चैप्टर विल बी ओवर, एंड दिस चैप्टर इज कमिंग इन योर यूनिट टेस्ट फर्स्ट, विच विल बी कंडक्टेड इन ऑन 23rd जुलाई। 23rd जुलाई को है ना आपका पेपर अकाउंट्स का? यस सर। तो ये Yes. पूरा चैप्टर उसमें आएगा, ये पूरा चैप्टर उसमें आएगा। तो एक बार ये क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, 4 क्वेश्चन मंडे को, उसके बाद जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं 2-3 दिन में हो जाएंगे, वो कर लेंगे। और फिर इस चैप्टर के जो अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे, अनसोल्ड क्वेश्चंस कर लेंगे, या पहले एनपीओ के अनसोल्ड क्वेश्चंस करना चाहो तो वो आपकी चॉइस है। एनपीओ के भी तो पेंडिंग पड़े हैं हमारे अनसोल्ड क्वेश्चंस, यस सर। और आप लोगों की क्वेरीज भी होंगी उन क्वेश्चंस में कुछ Yes, sir. हैं। तो अभी तक वो क्वेरीज टेकअप नहीं किए हैं, तो बोलो पहले इस चैप्टर के अनसोल्ड करोगे या पहले एनपीओ के करोगे? सर इस चैप्टर पहले इस चैप्टर के कर लेते हैं ताकि यूनिट टेस्ट में आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना? और Yes, sir. एनपीओ, फिर हम एनपीओ के जो अनसोल्ड क्वेश्चंस हैं वो आपके यूनिट टेस्ट के बाद करेंगे, यूनिट टेस्ट के बाद करेंगे। हम पार्टनरशिप का ही नेक्स्ट चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट कर लेंगे फिर, ठीक है ना? यस सर। Yes. लेकिन कोई डाउट मत रखना, एनपीओ के अनसोल्ड क्वेश्चन एक एक कराऊंगा, जहां जहां आपको डाउट है ना सब कराऊंगा। टेंशन मत रखना कि सर ने एनपीओ अभी तक पूरा ही नहीं कराया है, हमारे अनसोल्ड क्वेश्चन अभी कराए नहीं सर ने। सब कराएंगे, सब करेंगे, हम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे इस बुक का, पूरी बुक करेंगे कंप्लीट, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जहां जहां आपको डाउट्स हैं, ठीक है? तो हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, एंजॉय करो, एंजॉय करो, संडे एंजॉय करो। एंजॉय करने का मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई नहीं करोगे, रिवाइज कर लेना चैप्टर को। ओके ओके बेटा, बाय बाय।